और डिडक्शन का चैप्टर रिवाइज करते हैं। मस्त चैप्टर है, एकदम बड़ा क्वेश्चन इससे अलग से तो नहीं आता है, बहुत रेयरेस्ट इससे अलग से क्वेश्चन आता है। बट हाँ, ये चैप्टर का रिलेवेंस बड़ा जबरदस्त है सर, क्योंकि इनकम टैक्स का जो टोटल इनकम का क्वेश्चन है उसमें ये कवर होता है। कई कई जगह छोटी मोटी जगह में डलते जाता है, कवर होते रहता है, तो एमसीक्यू केस सिनेरियोज में कवर हो जाता है। आप इस चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। तो एक स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ना चाहिए चैप्टर। हाँ, आप ये बोलोगे एक बार में पूरा याद हो जाए ना, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो मेरे हिसाब से 2 3 4 बार रीड करना पड़ता है। बहुत सारी लिमिट्स दी हुई है, तो अगर आप रीड नहीं करोगे, अच्छे से पढ़ोगे नहीं, तो थोड़ा दिक्कत है। बट मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, मैं आपको हर की पॉइंट्स बताता हूँ, चीज़ें समझाता हूँ, कहाँ पर आप फंसते हो, कहाँ गलती करते हो, वो सब चीज़ें बताऊंगा। तो ध्यान दो, अपन रिविजन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी मैंने बाकी पूरे पीछे के चैप्टर्स के रिविजन्स करा दिए, नहीं देख रहे हो देख लो, बहुत काम के सर ये रिविजन्स। और फिर उसके बाद प्रैक्टिस बैच से टूट पड़ो, प्रैक्टिस करो। देखो, डिडक्शन टू बी मेड इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम। सर टोटल इनकम जो हम निकालते हैं सर, टोटल इनकम में, ग्रॉस टोटल इनकम में हम डिडक्शंस माइनस करते हैं। आपका डिडक्शन जो है कभी वो ग्रॉस टोटल इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है, इनकम से ज्यादा डिडक्शन कैसे क्लेम करोगे। ठीक है, डबल डिडक्शन की सोचना मत। और ये वाला पॉइंट बड़ा प्यारा है सर, कि अगर आपको डिडक्शन 10A 10AA 80IA से लेके 80RRB ये सब डिडक्शन क्लेम करना है, तो आपका रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। तो एक स्टूडेंट ने बोला सर एक क्वेश्चन है आपसे, मान लो अगर मैंने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो सर क्या मैं 80C की डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ? यस, 80C कर सकते हो। 80IA से लेके 80RRB, 10A और 10AA ये वाली डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, इसके अलावा बाकी सब क्लेम कर सकते हो। सी डी सब क्लेम कर सकते हो, ठीक है। ई एफ जी एच सब क्लेम कर सकते हो, आई में मत जाना बस। क्लियर है? तो एक स्टूडेंट बोला सर एटीयू, मेरे भाई आरआरबी तक मैंने रोक दिया, उसके बाद की तो क्लेम कर सकता है ना। क्लियर है? देखो, नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD, अगर आपने 80IA से लेके 80RRB क्लेम किया है, डबल बेनिफिट नहीं ले सकते। बेसिकली 80IA IB IC IAC ID IE ये सब ना इंटर वालों के सिलेबस में नहीं होता है, फाइनल वालों के सिलेबस में होता है। हाँ, 80RRB QQB ये तो इंटर वालों के सिलेबस में होता है, ठीक है। ABCDFGHI भी इंटर वालों के सिलेबस में होता है, DJAA, तो कुछ चीजें हमारे सिलेबस में होती है। तो ध्यान रखना, DJAA की भी डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर पाओगे अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आ गया हूं, इन्होंने बोला सर चैप्टर 6A की डिडक्शन कुछ ऐसे स्पेशल नेचर की इनकम है उससे नहीं मिलती। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले तो कैपिटल गेन को बाहर किया, तो आज से एकदम डैम क्लैरिटी रख लो कि कैपिटल गेन से डिडक्शन नहीं मिलती। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते सर हम तो देखते हैं कि कैपिटल गेन से भी डिडक्शन ले लेते हैं। मैं बोला कौन से वाले? बोले सर हमने ना एक पढ़ा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सर। मैं बोला भाई वो जनरल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, क्योंकि 111A वाला अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उससे डिडक्शन नहीं ले सकते। उसके अलावा कोई जनरल शॉर्ट टर्म कैपिटल, सर एक आध एग्जांपल, मान लो मैंने लैंड और बिल्डिंग बेचा, लैंड और बिल्डिंग शॉर्ट टर्म था सर, तो उसको बेच के अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो उसकी उसमें आप डिडक्शन ले पाओगे सर। 111A 112 इस पे डिडक्शन नहीं मिलती। और ये तो स्पेशल नेचर की इनकम है, इससे तो भूल ही जाओ। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, ऑनलाइन मनी गेमिंग और वो अनडिस्क्लोज्ड इनकम, ये सबसे क्रेडिट, ये सबसे आप डिडक्शन नहीं ले सकते सर। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, अब आते हैं कहानी चालू करते हैं सर एटीसी से। एटीसी क्या है सर? डिडक्शन सर, पहली डिडक्शन सर। अच्छा एक मस्त वाली बात बताऊं एटीसी की, चलो एकदम अच्छी अच्छी चीजें बताता हूँ मैं आपको जहां पर आप फंस रहे हो। मतलब बाकी सब तो पढ़ ही रहे हो, ऐसा नहीं है नहीं पढ़े हो गया। एटीसी में आप लोगों ने लिस्ट पढ़ी है, लिस्ट है सर, बहुत बड़ी लिस्ट है सर। इस लिस्ट में पढ़ने के बाद भी बच्चे पूरा याद करके भी फंस जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि छोटे छोटे ट्रिकी पॉइंट है जो आप ध्यान नहीं देते। पहले तो बड़ा सिंपल है सर कि एटीसी में 1,50,000 मैक्सिमम है, इससे ज्यादा आप डिडक्शन नहीं ले सकते, ये मैक्सिमम है। क्रिस्टल क्लियर? सर एटीसी में ना कैटेगरी है सर, कैटेगरी, ओ सॉरी, एटीसी में ना कैटेगरी है सर, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी।
ए जो है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलती है, और बी कैटेगरी सिर्फ इंडिविजुअल को मिलती है। क्लियर? तो जो ए कैटेगरी है जो सिर्फ इंडिविजुअल को मिलती है, उसमें इंडिविजुअल, स्पाउस और मेरा बच्चा कवर्ड है। और जो एचयूएफ को मिलती है वो मेंबर ऑफ द एचयूएफ कवर्ड है। अब आपका ये बोलने का मतलब क्यों है? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना सर, ये सब चीजें, यही सब चीजें तो नोट करनी है सर आप लोगों को। देखो पढ़ तो आप लोग, ये ऐसा नहीं है सर आपने जहां से भी क्लासेस जो भी ली होगी, कहीं से भी इंस्टीट्यूट मैथ से भी पढ़ लोगे तो ये सब चीजें तो आपको वैसे ही मिलेगी, पर जो नहीं मिलेगा वही चीजें तो नोट करने आए हो सर। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सर, एलआईसी की पॉलिसी ली है मैंने, तो मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा सर? सरकार बोली बताइए आपने पॉलिसी कब ली, मैं बोला 1/4/2000, और उसके 12 के बाद तो सरकार बोली 10% प्रीमियम अलाउड, अगर 12 के पहले लिया तो 20%, और अगर आप डिसेबिलिटी 80U वाले हो या 80DDB वाले हो तो उस केस में आपको 15% प्रीमियम अलाउड है। ये नॉर्मली सबको पता है। अब लिखो स्टार करके पहली बात कि सर अगर एलआईसी का पैसा कैश में दिया गया तो भी डिडक्शन मिल जाएगी। लिखो, यही चीजें तो लिखना है सर कि कैश में पे किया एलआईसी का पैसा तो डिडक्शन मिल जाएगी। सेकंड, एलआईसी का पैसा पेरेंट्स के लिए पे किया, बहुत आया है ये सब पॉइंट, ये मैं अपने बनाए हुए पॉइंट नहीं बोल रहा भाई, ये एग्जाम के पॉइंट्स में आपको याद दिलाता हूँ। पता है रिविजन, व्हाट डज रिविजन मीन्स? रिविजन मीन्स जहां पर एक बच्चा पहले प्रोविजन पढ़ लिया है, पढ़ा है, एक बार पढ़ा है, पर वो ना फंसता है, क्वेश्चन बनाते टाइम फंसता है, क्योंकि वो जानना चाहता है ऐसे कौन से पॉइंट्स, ऐसी कौन सी चीजें जिसमें मैं फंसने वाला हूँ। वो चीजें मैं आप लोग को नोट कराता हूँ रिविजन में। रिवीजन मतलब डजंट मीन कि मैं आपको पूरा डिटेल वापस पूरा कराऊं, पूरा डिटेल वापस कराऊंगा तो रेगुलर क्लास के बराबर हो गया सर। तो फिर मतलब ही क्या हुआ? आप वहां पर पढ़ो, ध्यान दो जहां पर आप फंस रहे हो, जहां आपको फंसने के स्कोप लग रहे हैं सर, ये मिलेगा आपको कोई ना कोई क्वेश्चन। मेरे को बाकी बुक का नहीं पता, मेरे क्वेश्चन बैंक में तो है सर। जहां पर एलआईसी का पैसा कैश में दिया डिडक्शन मिल जाएगी, पेरेंट्स के लिए दिया नहीं मिलेगी सर, मैं, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा कवर्ड है। तीसरा, अरे भाई साहब ये क्या क्या पूछने लग गए, तीसरा ये पूछ रहे कि बच्चा अगर मेजर हुआ तो मिलेगी कि नहीं एलआईसी की डिडक्शन। सर वहां पर चाइल्ड लिखा है, वहां माइनर मेजर कुछ नहीं लिखा है, मेजर होगा तो भी मिल जाएगा। हरी बात समझ, यही सब चीजें नोट करो सर, ठीक है। उसके बाद सर मैं पीपीएफ में पैसा डालता हूँ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, मिल जाएगा सर। यूलिप प्लान में पैसा डालता हूँ, मिल जाएगी डिडक्शन। एन्यूटी प्लान बिल्कुल मिल जाएगा सर। डिफर्ड एन्यूटी प्लान, अब यहां से कैटेगरी बी चालू होती है जो सिर्फ किसको मिलेगा? इंडिविजुअल को। तो डिफर्ड एन्यूटी प्लान में डालता हूं, मैक्सिमम 20% ऑफ सैलरी मिल पाएगा सर, ठीक है। डिफर्ड एन्यूटी प्लान गवर्नमेंट का रहे तो भी डिडक्शन मिल जाता है सर, ठीक है। सर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड पढ़ते हो ना सैलरी में, यहां पर आ गया सर। सैलरी में अपन लिखते हैं ना कि जब वो कंट्रीब्यूट करता है तो वो टैक्सेबल होता है, बट वो डिडक्शन ले सकता है जाके एटीसी में, ये रहा सर। ट्यूशन फीस पर 2 बच्चे की अलाउड है, ओनली ट्यूशन फीस सर, डोनेशंस वगैरह कुछ अलाउड नहीं है सर, सिर्फ ट्यूशन फीस। आप कभी किसी बच्चे की फीस रिसिप्ट देख लेना, अपनी देख लेना सर, उसमें ना ट्यूशन फीस अलग से लिखी रहती है, बस वो ट्यूशन फीस ही अलाउड है 2 बच्चे की, और कुछ नहीं। फिर रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, सर ये प्रिंसिपल रीपेमेंट है मेरे भैया, ये प्रिंसिपल रीपेमेंट है, प्रिंसिपल रीपेमेंट है, इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है इसमें। आप स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस क्लेम कर सकते हो सर, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस क्लेम कर सकते हो, पर वो एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं कर सकते जो आप अंडर सेक्शन 24 क्लेम कर रहे हो। और 24 में आप क्या क्लेम करते हो सर? आईएचपी में इंटरेस्ट क्लेम करते हो, बात ध्यान रहेगी, क्लियर। अगला, अप्रूव सुपर एन्वेशन फंड, याद है एम्प्लॉयर भी पैसा डालता है, एम्प्लॉय भी डाल सकता है, बिल्कुल सर। नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, सर ये अकाउंट में पैसा आप डाल सकते हो, गर्ल चाइल्ड के लिए होता है। फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट सर, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यहां पर कवर्ड है। यूनिट्स ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड, नोटिफाइड पेंशन फंड, नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम ऑफ नेशनल हाउसिंग बोर्ड कवर्ड है सर। फिर नोटिफाइड सब्सक्रिप्शन टू नेशनल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, हाउसिंग बोर्ड, इक्विटी शेयर और डिबेंचर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरटेकिंग,
5 years FDR ऑफ बैंक, और नीचे आता है पोस्ट ऑफिस, दोनों कवर कर दिए सर। नोटिफाइड बॉन्ड ऑफ नाबार्ड, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सर, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं। और ये वाला तो बवाल है सर, एनपीएस टीयर 2 कंट्रीब्यूशन, वो भी एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एक स्टूडेंट पूछा सर एक क्वेश्चन था मेरा, टीयर 2 यहां पर लिखा है तो इसका टीयर 1 भी होता होगा, वाला परफेक्ट। सर टीयर 1 कहा जाता है? एटीसीसीडी में, लिखो स्टार करके, लिखो इसको, लिखो सर, टीयर 1 जाता है एटीसीसीडी में। अब मैं आपको सबसे ज्यादा एग्जाम में क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे तो बहुत सारा दिया हुआ है, एलआईसी सबसे ज्यादा पूछता है, ठीक है, पीपीएफ यूलिप प्लान ये तो बहुत सिंपल हो जाते हैं, फिर भी इन केस कभी पूछ दिया तो पीपीएफ पूछ लेता है, ठीक है। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ट्यूशन फीस, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, ये सबसे ज्यादा आता है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट पहले बहुत आता था, अभी कम कर दिए, पता नहीं अभी कम पूछ रहे हैं, ठीक है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसके बाद ये 5 years फिक्स डिपॉजिट ऑफ बैंक और पोस्ट ऑफिस, और इसके बाद ये वाला एनपीएस टीयर 2, ये सबसे ज्यादा आते हैं, ऐसा नहीं है बाकी कभी नहीं आए, बाकी भी आए हैं सर, बट ये सबसे ज्यादा आए। और याद रखना ये टीयर 2 कंट्रीब्यूशन में किसको कवर करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को, और किसी को नहीं कवर करते भाई, ध्यान रखना। एनपीएस टीयर 2 में पैसा डाला गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय कवर होंगे, नॉट अदर देन दैट, ध्यान रखना, एकदम अच्छे से ध्यान रखना। मतलब मैं बीएसएनएल में काम करता हूं तो मैं यहां पर टीयर 2 में पैसा डाल सकता हूं एनपीएस में, तो एटीसी में डिडक्शन क्लेम करूंगा। अच्छा याद रखना, ये जो पूरी 18 लिस्ट है ना सर, ये पूरा 18 मिला के आपका 1,50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा तो आप कर ही नहीं सकते। क्लियर हुआ सबको? आगे बढ़ते हैं सर। कॉन्ट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड सर, पेंशन फंड किसके किसके सर? 80CCC में पेंशन फंड सर, मैक्सिमम कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? 1,50,000 सर। सर ये एन्युटी प्लान ऑफ, वो क्या होता है? ऑफ होगा सर ये, ठीक है, ऑफ एलआईसी और अदर इंश्योरर अंडर सेक्शन 10, ठीक है। अमाउंट ऑफ डिडक्शन या फिर अमाउंट पेड, मैक्सिमम कितना क्लेम कर सकते हो आप? 1,50,000 मैक्सिमम क्लेम कर सकते हो सर। अगर आप कल के दिन सरेंडर करते हो इस पेंशन फंड से या पेंशन स्कीम से, और आपको एन्युटी में लमसम जो पैसा मिलता है वो टैक्सेबल होता है सर। आई बात समझ? अगला है एटीसीसीडी, इसको मैं ना थोड़ा सा रुक के समझाऊंगा, थोड़ा रुक के इसलिए समझाऊंगा क्योंकि इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, बहुत फर्स्ट है स्टूडेंट। पहले तो ये पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको प्यार से हम एनपीएस भी बोलते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम। सर इस पेंशन स्कीम का कोई नाम भी है? हाँ सर, एक बहुत फेमस है सर, अटल पेंशन योजना, गवर्नमेंट की है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है सर, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से। अब ये स्कीम में कौन पैसा डाल सकता है, क्या कर सकता है, पूरा ध्यान से सुनना सर। इन्होंने बोला सर इस पेंशन स्कीम में कोई नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन भी डाल सकता है, और जो सैलरीड पर्सन है वो भी डाल सकता है। सैलरीड पर्सन के केस में एम्प्लॉयर भी डाल सकता है और एम्प्लॉय भी पैसा डाल सकता है, तो बोला ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला सर ध्यान दीजिएगा कितनी डिडक्शन मिल जाएगी। सरकार पूछी मुझसे कि क्या आप सैलरीड एम्प्लॉय हो? मैंने बोला हाँ मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूं। सरकार बोली अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो देखो आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी होना चाहिए, वो एटीसीसीडी 1 में कवर है, और मैक्सिमम आप 10% ऑफ सैलरी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मैं बोला फिर सैलरी मतलब? बोले बेसिक डीए। मैं बोला अच्छा ठीक है, वो तो मैं समझ गया, बेसिक डीए और आराम से ये फॉर्मिंग पार्ट वाला है, ठीक है, ये हम समझ गए सर। फिर बात आई कि एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है। ध्यान दीजिएगा सर, ये अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन डिडक्शन पढ़ रहे हैं। अभी मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मैं इसको आपको पीजीपी से रिलेट भी करूंगा। पीजीपी में भी तो अपन सेक्शन 36 पढ़ते हैं ना सर, जहां एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है सर, तो वहां पर अपन कितना परसेंट पढ़ के आए हैं सर? एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है? 14%, याद है ना, अमेंडमेंट हुआ है। तो देखो सर यहां पर इन्होंने बोला सर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अमाउंट पेड और 10% ऑफ द सैलरी, या फिर अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो 14% ऑफ सैलरी,
चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, ठीक है, मैक्सिमम आप इतना कर सकते हो। और अगर मान लो जो एम्प्लॉय है अगर वो 115 बीएससी लिया होगा तो उस केस में एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है, 14%। तो एक स्टूडेंट बोला सर मान लो अगर एम्प्लॉय जो है अगर वो नॉर्मल प्रोविजन से चल रहा है तो फिर एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है, मैक्सिमम 10% की डिडक्शन आप क्लेम कर पाओगे। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना जहां पर स्टूडेंट फंस रहे, सर आपने तो यहाँ पर 14 पढ़ाया फिर आप बोल रहे हो 10। देखो, एम्प्लॉयर जब अपना पीएल अकाउंट बनाएगा तो वो 14% तक का पैसा डाल सकता है इस फंड में, क्लियर। बट जब एम्प्लॉय अपनी डिडक्शन क्लेम करना चाहेगा तो डिडक्शन क्लेम करते टाइम सरकार उससे पूछेगी तुम नॉर्मल प्रोविजन में चल रहे हो कि 115 बीएससी में चल रहे हो, क्योंकि तुम अगर नॉर्मल में चले तो भले ही एम्प्लॉयर अपने पीएल अकाउंट में 14% क्लेम किया है बट हम तुम्हें मैक्सिमम कितना देंगे, 10%। और अगर तुम 115 बीएससी के हिसाब से चले तो हम तुम्हें एम्प्लॉयर का कितना परसेंट अलाउ कर देंगे, 14%। क्लियर हुआ ये सबको, बैठा दिमाग में। ये किससे बात हुई, एम्प्लॉय से। और अगर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो फिर तो बात ही अलग है सर, आपके लिए तो 14% वैसे ही है सर। समझ आया, बैठा दिमाग में, क्लियर हुआ सबको, अब क्रिस्टल क्लियर है। जब हम सेक्शन 36 देखते हैं तो एम्प्लॉयर वाला देखते हैं, जब हम डिडक्शन देख रहे हैं तो एम्प्लॉय के लिए देख रहे हैं। एम्प्लॉय अपने रिटर्न फाइल में डिडक्शन क्लेम करता है, तो जब वो डिडक्शन क्लेम करता है तो वो ये लिमिट चेक करेगा। एम्प्लॉयर जब अपना पीएल अकाउंट बनाता है तो वो सेक्शन 36 के हिसाब से दिमाग लगाएगा। दोनों अलग अलग है, मिक्स ना करो दोनों को, दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्लियर हुआ सबको, बैठा दिमाग में। अब इसमें बहुत सारी बातें जो मेरे को आपको सिखानी है सर, ठीक है, बहुत सारी चीजें भी प्लीज सिखानी है, ध्यान देना सर। अगर आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं हो, अदर एसएससी हो, तो उस केस में सर सम पेड या 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो सर। अब ये पहले सीखो सर, ये क्या है, ये मजेदार हुआ सर, और बड़ा मजेदार हुआ, बहुत मजेदार हुआ। अब इसको समझो सर। द डिडक्शन शैल बी अलाउड वेयर एनी अमाउंट, where any payment or deposit is to be made on the account of a minor, कौन, minor, under the pension scheme by the SSC being the parent or guardian of such minor, subject to the condition that the aggregate of amount of deduction shall not exceed 50,000। मतलब अब ध्यान से सुनना, इसको समझना, प्यार से आराम से इसको समझो ये क्या हुआ। आओ इसको समझते हैं, ये बड़ी जबरदस्त चीज है सर, बड़ी प्यारी सी अमेंडमेंट है, और इसको समझो क्या हुआ। पहले मैं ना आपको समझाता हूँ सर, पहले मैं आपको ना लिख के थोड़ा सा नोट्स बना के समझाता हूँ, फिर मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। सर एक एम्प्लॉय, ध्यान दीजिएगा सर, एम्प्लॉय है वर्धमान सर, ठीक है, वो ना सर 80CCD 1 में 10% कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते थे, ठीक है। तो सर मान लो मेरी सैलरी 7 लाख है तो इसका 10% मतलब 70,000 में कंट्रीब्यूट कर सकता था। क्रिस्टल क्लियर है, बैठे है दिमाग में। मान लो अगर मैंने 1 लाख कंट्रीब्यूट कर दिया तो हम सिंपल ये सीखते थे सर कि इस 1 लाख में से पहले 50,000 जो 80CCD 1B में एडिशनल मिलता है वो क्लेम कर लो, बचा हुआ बैलेंस जो है 50,000 चेक करो क्या वो लिमिट के अंदर है। हाँ सर मेरी लिमिट है 70,000 कंट्रीब्यूट करने की, वो उस लिमिट के अंदर है, तो मैं ये बैलेंस 80CCD जो है, बैलेंस 50,000 जो है ये मैं 80CCD 1 में क्लेम कर लेता था, ठीक है। तो ऐसे क्या करता था मैं कि 1B की भी लिमिट यूज कर लेता था और 80CCD 1 की भी लिमिट यूज कर लेता था। ये कहानी क्लियर हुई, ये बैठा दिमाग में, यहां तक समझ आया। यहां तक कोई चेंज नहीं है सर, ये पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है, इसमें कोई फर्क नहीं हुआ है। अब चेंज क्या हुआ है सर, ये जो 80CCD 1B की जो लिमिट है 50,000, ये 50,000 सिर्फ वर्धमान सर को मिलती थी।
अब मैंने सरकार को बोला भाई मैं ना अपने बच्चे के नाम से भी एनपीएस वात्सल्य होता है, आप गूगल कर लेना, एनपीएस वात्सल्य गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें आप बच्चों के नाम से भी नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा डाल सकते हो। क्रिस्टल क्लियर। तो अब अगर मैं बच्चों के नाम से डालता हूं तो होता ये था कि ये जो एडिशनल लिमिट है ये सिर्फ किसको मिलती थी, मेरे को मिलती थी 50,000 की एडिशनल लिमिट। अब सरकार ने बोला भैया अब अगर आप माइनर, इसको ग्रीन से लिखता हूं, अब अगर आप कोई बच्चा है माइनर जिसके नाम से आप एनपीएस वात्सल्य में पैसे डाल रहे हो तो हम आपको बच्चे का जो डाल रहे हो वो भी 50,000 की लिमिट में कवर कर देंगे। मैं बोला मतलब, बोले एग्जाम्पल देख लो। कहाँ गया नोट्स, एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ध्यान देना बहुत मस्त है, इजीली समझ आएगा सर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मान लो मिस्टर अर्जुन है जिसकी एज 35 ईयर्स है, क्रॉस टोटल इनकम 8 लाख है सर, उसने 40,000 एनपीएस टीयर 1 में डाला तो वो क्या करता था, ओल्ड लॉ के हिसाब से 50,000 तक का बेनिफिट ले लेता था। क्रिस्टल क्लियर। तो ये आराम से 40,000 उसका डिडक्शन में 80CCD 1B में कवर हो जाता था और मिल जाता था। अब उसने अपने बच्चे के नाम से एनपीएस वात्सल्य में भी पैसा डाला, अब वो उसकी भी डिडक्शन क्लेम करना चाहता है। सरकार बोली ले ले डिडक्शन, मना कहाँ किए, बोले बच्चे का कितना डाला, वो बोला सर मैंने बच्चे का 30,000 डाला। सरकार बोली सुन हम तुझे एक बात सिखाते हैं, तू अपना और बच्चा दोनों का मिला के मैक्सिमम 50,000 एडिशनल क्लेम कर पाएगा। ठीक है। तो एक एम्प्लॉय के मन में, वर्धमान सर के मन में क्वेश्चन आया क्या मैं 10% अपना क्लेम कर सकता हूँ, बोले हाँ वो तो तू 80CCD 1 में वैसे भी क्लेम कर सकता था। ये अभी हम लड़ाई किसकी कर रहे हैं, 80CCD 1B की लड़ाई कर रहे हैं। और 1B में जो हम एडिशनल देते हैं वो एडिशनल जो सिर्फ तेरे को 50,000 मिलता था, अब उसमें तू अपने बच्चे का भी वैल्यू इंक्लूड कर सकता है, बट दोनों का मिला के 50,000 से ज्यादा क्लेम नहीं कर सकता। क्लियर हुआ ये सबको, ये बैठा दिमाग में, आ गया हो, ठीक है ये क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, समझो इसको, ये समझो आराम से समझो, ये अमेंडमेंट है इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ठीक है। तो इसके बाद अमाउंट रिसीव्ड एज पेंशन और ऑन क्लोजर ऑफ पेंशन स्कीम सर। ठीक है, कल के दिन आप ये पेंशन स्कीम बंद कर रहे हो, क्लोजर ऑफ पेंशन स्कीम है, ये ऑप्टिंग आउट ऑफ द पेंशन स्कीम है, तो सरकार बोलती है जितना भी आपको पैसा मिलेगा वो पूरा टैक्सेबल है। ये पहले वाला लॉ है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ, ये चेंज नहीं है, वो वही है सर कि अगर मैं पेंशन स्कीम क्लोज करता हूं तो क्लोज करने में मुझे जितना भी पैसा मिलता है वो पूरा पैसा टैक्सेबल होता है सर। क्लियर, ये पहले भी था आज भी है। आगे बढ़ती है कहानी, आगे बढ़ती है सर ये वाला पॉइंट पहले भी था आज भी है कि कल के दिन मेरी डेथ होती है तो इस पेंशन स्कीम से जितना भी पैसा मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है। कल के दिन अगर मेरी डेथ होती है तो इस पेंशन स्कीम से जितना भी पैसा मिलता है एग्जेम्प्ट है। कल के दिन ये वाला पॉइंट ऐड किया गया कि सर अगर कल के दिन माइनर की डेथ, अभी अपन माइनर का एडिशनल में क्लेम किए थे ना सर, तो सर अगर कल के दिन माइनर की डेथ होती है और आपने जो उसके लिए एनपीएस वात्सल्य में पैसा डाला था तो वो जो पैसा मिलता है लमसम वो भी एग्जेम्प्ट है। ये गवर्नमेंट की इंसानियत थी। क्लियर हुआ, बेटा दिमाग में, आगे समझो। अमाउंट रिसीव फ्रॉम यूनिफाइड पेंशन स्कीम, सर ये क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना और समझना सर, बहुत सिंपल इजी है, बहुत अच्छे से समझ आएगा और मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले तो इस वर्ड का मतलब समझो, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम मतलब सर जहां पर वर्धमान सर अपने लिए कोई इंडिविजुअल पेंशन स्कीम ले रहे, ठीक है, यूनिफाइड मतलब एक जन अपने लिए पेंशन स्कीम लिया। क्या समझ आया मैंने क्या बोला, यूनिफाइड पेंशन स्कीम मतलब कोई आदमी है सर एक अपने लिए पेंशन स्कीम लिया, ठीक है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो इन्होंने क्या बोला, ध्यान दो सर, इन्होंने बोला सर अगर आप अपने लिए इंडिविजुअल यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसमें एग्जाम्पल ना आप गवर्नमेंट का ले लो और सेंट्रल गवर्नमेंट का ले लो। मान लो अगर वर्धमान सर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है और वर्धमान सर सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिफाइड पेंशन स्कीम में पैसा डालते हैं, सिर्फ अकेले के लिए अलग से यूनिफाइड पेंशन स्कीम है और उससे कल के दिन वर्धमान सर को पैसा मिलता है। पैसा कब मिलेगा सर, पैसा हो सकता है सर आपके सुपर एनुवेशन, वॉलेंट्री रिटायरमेंट के टाइम पे आपको पैसा मिले, ठीक है,
तो जो ये पैसा आपको मिलेगा, नॉट एज अ पेनल्टी, पेनल्टी नहीं होना चाहिए सर, आपको ये जो पैसा मिलेगा सर, सरकार बोलती है ये पैसा टैक्सेबल है। क्लियर हुआ? वर्धमान सर ने सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिफाइड पेंशन स्कीम में पैसा डाला, ठीक है। कल के दिन उस पेंशन फंड से जो भी वर्धमान सर को पैसा मिलेगा, रिटायरमेंट, सुपरएनुएशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट, वो टैक्सेबल है सर। क्लियर है? किस साल टैक्सेबल होगा सर? जिस साल वो पैसा रिसीव होगा उस साल वो टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर हुआ? बैठा दिमाग में? ठीक। अब कल के दिन अगर आप ये पैसा, ठीक है, ट्रांसफर कर रहे हो इंडिविजुअल कॉर्पस से पुल कॉर्पस में, सर ये क्या होता है इंडिविजुअल कॉर्पस, पुल कॉर्पस, क्या क्या बोलना चाह रहे हो? चलो एग्जांपल ले लेते हैं। कहाँ गए नोट्स? ये रहे। मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश की कि मिस्टर ए एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में काम करता है सर, ठीक है। उस पेंशन स्कीम में पैसा डालता है, कल के दिन वो बंदा रिटायर हो जाता है, तो उसके पास जितना भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में पैसा है वो पूरा का पूरा वो पैसा विड्रॉ करता है, वो टैक्सेबल हो जाता है। वो टैक्सेबल क्यों होता है सर? क्योंकि उसने पहले ATCCD में डिडक्शन ले ली थी सर, ठीक है, पहले डिडक्शन ले ली तो अब उसके हाथ में टैक्सेबल हो गया। अब ये आदमी बोलता है ओ भाई साहब ये तो 12 लाख टैक्सेबल हो जाएगा, दिल को दुख हो रहा है, तो मैं क्या करूं? मैंने उसको बोला सुन, ये जो तू यूनिफाइड पेंशन स्कीम में पैसा डाला था ये सिर्फ तेरे अकेले के लिए थी? बोले हाँ ये तो मेरे अकेले के लिए थी। बोले एक काम करना, इसको तू पुल कॉर्पस में डाल दे। बोले वो क्या होता है? बोले सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉमन पेंशन स्कीम है जो सभी के लिए है। वो बोला मतलब? बोले देख, तेरा जो इंडिविजुअल पेंशन स्कीम था, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उससे तू कॉमन पेंशन फंड में डाल दे, इंडिविजुअल कॉर्पस से पुल कॉर्पस, पुल कॉर्पस मतलब जितने भी एम्प्लॉइज है सबका कॉमन पेंशन फंड में डाल दे। अगर तू वहां ट्रांसफर करता है तो हम क्या कर देंगे? एग्जेम्प्ट कर देंगे। ये बोला ये तो अच्छा लगा सुन के, ट्रांसफर कर देता हूं भाई, नहीं करता विड्रॉ, करूंगा विड्रॉ तो टैक्स लग जाएगा। आई बात समझ? आगे ध्यान दो, अभी ध्यान दो सर, कुछ खास बातें सिखानी है सर। ये वाला पॉइंट पहले से था सर, जहां पर हम एनपीएस से पैसा निकालते हैं तो अप टू 60% एग्जेम्प्ट होता है, उसके ऊपर टैक्सेबल होता है, ये पहले भी था। आओ इसमें नया पॉइंट आया सर, अगर आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम में पैसा डाले थे और अगर आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम से विड्रॉ करते हैं तो अप टू 60% एग्जेम्प्ट है। क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम नई चीज ऊपर बात हुई थी, तो कल के दिन उस स्कीम से पैसा विड्रॉ करते हो तो अप टू 60% एग्जेम्प्ट। तो सर आप तो ऊपर बोले थे टैक्सेबल होगा, ये तो आप बोले थे टैक्सेबल होगा। हाँ बिल्कुल, तो सर आप दोनों को कनेक्ट करके बता दो ना क्या बोलना चाह रहे हैं। एकदम सिंपल, वर्धमान सर यूनिफाइड पेंशन स्कीम से पैसा निकाले, ऊपर उन्होंने बोला टैक्सेबल, फिर नीचे आके सेक्शन 10 में एग्जेम्पशन में बोला भाई 60% तक हम एग्जेम्प्ट कर देंगे, उसके ऊपर विड्रॉ किया तो टैक्सेबल कर देंगे। मैं बोला ठीक है, अभी इसका एग्जांपल दूंगा, इसका एग्जांपल दूंगा, रुक जाओ। और ये इन्होंने बोला सर कि अगर आपको कोई लमसम पैसा मिलता है सर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बाय एन एसएससी बीइंग अ सब्सक्राइबर टू द यूनिफाइड पेंशन स्कीम शेल बी एग्जेम्प्ट। मैं आपको ये दिखाता हूँ, रुको इसका भी एग्जाम्पल दिखाता हूँ, समझ आएगा सर। अब इन्होंने क्या बोला सर, ध्यान दो सर, 12AA 12AB सेक्शन 10 उसकी कंबाइंड रीडिंग करेंगे तो कैसे समझेंगे। देखो, मिस्टर ए इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय सब्सक्राइबर टू द यूनिफाइड पेंशन स्कीम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। ही इज अ कॉर्पस ऑफ 40 लाख, उसका उस फंड में कितना पैसा पड़ा हुआ है? 40 लाख पड़ा हुआ है। तो हमने बोला था उस फंड से विड्रॉ करेगा तो टैक्सेबल। इन्होंने क्या बोला कि 60% तक तू विड्रॉ करेगा तो एग्जेम्प्ट है, तो 40 लाख का 60% कितना हुआ सर? 24 लाख, एग्जेम्प्ट है। क्लियर है? पक्का क्लियर है? अब मान लो कल के दिन ये 80% विड्रॉ किया तो सरकार बोली सुन भैया, फिर उस केस में 32 लाख होता है 80%, 60% तक एग्जेम्प्ट है, बचा हुआ जो 8 लाख है वो क्या होगा तेरा? टैक्सेबल। क्लियर हुआ ये सबको? बैठा दिमाग में? अब मान ले सर तेरे को लमसम बेनिफिट मिल रहा है अंडर डीएफएस नोटिफाइड स्कीम, गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है, उसके थ्रू तेरे को डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से लमसम पैसा मिलता है, तो वो एग्जेम्प्ट है बिना कोई कंडीशन के, ना 60% की कंडीशन ना कोई कंडीशन, ये पूरा एग्जेम्प्ट है, ये पूरा एग्जेम्प्ट है।
समझ आई बात? ये पूरा एग्जेम्प्ट है। क्लियर हुआ? बैठा दिमाग में? आया समझ सबको? तो मुझे क्या याद रखना है सर? मैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम से फुल कॉर्पस में डाल देता हूं एग्जेम्प्ट। यूनिफाइड पेंशन स्कीम से पैसा विड्रॉ किया टैक्सेबल, पर 60% तक एग्जेम्प्ट, उसके ऊपर विड्रॉ किया टैक्सेबल। इन क्रक्स इतना याद रखना है। मैं मर गया एग्जेम्प्ट, बच्चा मरता है एग्जेम्प्ट। क्लियर हुआ? आओ आगे ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। अभी बच्चा है सर, प्लीज बच्चा है अभी, ठीक है। अगर आप पार्शियल विड्रॉ करते हो एनपीएस से तो वो तो 25% तक की एग्जाम था, ये हम पहले भी पढ़े थे सर, कुछ नया नहीं है। अब इसमें आओ सर, बच्चा बच्चा बच्चा, पेमेंट फ्रॉम एनपीएस वात्सल्य टू अ पेरेंट्स और गार्डियन ऑफ अ माइनर ऑन पार्शियल विड्रॉ। बच्चे का भी पार्शियल विड्रॉ करते हो तो 25% एग्जेम्प्ट है, उससे ऊपर विड्रॉ किए तो टैक्सेबल। बच्चे का भी, क्योंकि अब तो मैं बच्चे के में भी पैसा डाल रहा हूं ना, अब तो मैं बच्चे के में भी पैसा डाल रहा हूं। पहले तो मैं एनपीएस सिर्फ अपने एनपीएस में पैसा डालता था, अब बच्चे के में भी इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो जब मैं बच्चे के में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो सरकार बोली भाई तेरे को मैं एडिशनल बेनिफिट दी ना, वो 50,000 में तेरे को इंक्लूड करके एडिशनल बेनिफिट दी ना, तो अब कल के दिन तू बच्चे के एनपीएस से पैसा निकाला, पार्शियल विड्रॉ किया, सरकार बोली बैठ 25% एग्जेम्प्ट था, उसके ऊपर तूने विड्रॉ किया तो टैक्सेबल हो जाएगा। मैं बोला एग्जाम्पल, सरकार बोली वेरी गुड, हमें पता था तू ये पूछेगा ये एग्जाम्पल। आजा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। मिस्टर ए है जो ओपन करता है एनपीएस अकाउंट इन द नेम ऑफ माइनर सन और कंट्रीब्यूट करता है 4 लाख ओवर द ईयर्स। अब ये 4 लाख का 25% मतलब कितना? 1 लाख। 1 लाख तक ये विड्रॉ करेगा तो एग्जेम्प्ट है। तो ये विड्रॉ किया 80,000, एग्जेम्प्ट है। क्रिस्टल क्लियर? अब मान लो अगर ये 1 लाख के ऊपर विड्रॉ करता है सर, विड्रॉ कितना किया? 1,40,000, तो उस केस में 40,000 जितना एक्सेस है वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। क्लियर हुआ? बैठा है दिमाग में? क्लियर हुआ? अच्छे से बैठना चाहिए सर ये अमेंडमेंट के साथ, इसीलिए मेरा कवर कराने का मेन पर्पस ही यही है। मैंने अमेंडमेंट शीट में भी, अमेंडमेंट में भी ये लिखवाया है सर, ठीक है। नो टैक्सेबिलिटी इफ द सम इज इन्वेस्टेड इन द एन्युटी प्लान। जो आप विड्रॉ कर रहे हो एनपीएस से, अगर आप उसे एन्युटी प्लान में डालते हो तो टैक्सेबिलिटी नहीं आती है सर। आया समझ? अब इसके आगे देखो, उसके बाद इन्होंने बोला सर ATCCE पिक्चर में आया, जो बहुत सिंपल बोलता है सर आप ATC ले लो, ATCCC ले लो, ATCCD ले लो, तीनों मिला के आप 1,50,000 मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर सकते हो, उससे ज्यादा की डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। पर याद रखना इस 1,50,000 में 50,000 जो हमें एडिशनली मिलता है सर, एडिशनली मिलता है। कहाँ मिलता है? अभी तो सिखाया। पूरी ऊपर लड़ाई इतनी देर से किसकी कर रहे थे? 1B में। वो 50,000 वो 1,50,000 की लिमिट में नहीं आता, मतलब ये अलग से हम क्लेम कर सकते हैं। एक स्टूडेंट ने और पूछा था, इसीलिए मैं और क्लियर कर देता हूं कि सर ये 1,50,000 में एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है ATCCD1 वाला वो भी नहीं आता है, ठीक है। तो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में 1,50,000 की लिमिट मत चेक करना, और ये 50,000 में भी 1,50,000 की लिमिट चेक नहीं करना। क्लियर? अगला कंट्रीब्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ अग्निपथ स्कीम, ये तो अग्निवीर के लिए होता है सर, ठीक है। ATCCH। अच्छा एक क्वेश्चन अराइज होता है सर 115 BAC में, ये तो मैं बताना भूल गया था, मैंने अलग से वीडियो भी डाली है 115 BAC की, बट स्टिल सर ये 1 है तो ये 2 है, दोनों 1 कैसे हो सकता है सर? ठीक है सर, बात ये है ATCCD, चलो लिख लो, स्टार करके लिख लो कि सर अगर हम 115 BAC ले रहे हैं तो उस केस में सर ATCCD2, ATCCH2 और ATJJA, ये 3 ही डिडक्शन मिलेगी सर, ये ही 3 मिलेगी सर, इसके अलावा नहीं मिलती है, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना, ये 2 है, ठीक है, ऊपर 1 है नीचे 2 है। क्लियर हुआ? ये 3 के अलावा कोई और डिडक्शन नहीं मिलेगी, ध्यान रखना सर, ठीक है।
तो उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। चेक। तो अग्निपथ स्कीम है। ये अग्निपथ स्कीम किसकी है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है सर। किसके लिए है सर? वो जो आर्म फोर्सेस में युद्ध को गवर्नमेंट लेना चाहती है ना सर, प्रमोट करना चाहती है, उनके बेनिफिट के लिए सरकार ने ये बनाया सर, अग्निपथ स्कीम सर। ठीक है। अग्निपथ कॉर्पस, अग्निवीर कॉर्पस होता है, इस फंड में पैसा डालते हैं। कौन कौन डालता है? सेंट्रल गवर्नमेंट भी डाल रही है और अग्निवीर भी डाल रहा है, दोनों डाल रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ध्यान रखना, दोनों डालते हैं सर, दोनों डालते हैं सर। ठीक है। तो डिडक्शन हम कितनी ले सकते हैं सर? क्वांटम ऑफ डिडक्शन कितनी ले सकते हैं? इन्होंने बोला सर इसमें दो लोग पैसा डालते हैं, एक अग्निवीर डालता है, एक गवर्नमेंट डालती है, दोनों पैसा डालते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो ईच अग्निवीर इज टू कंट्रीब्यूट 30% of his monthly customized अग्निवीर पैकेज टू द इंडिविजुअल अग्निवीर कॉर्पस फंड। फिर गवर्नमेंट भी कितना कंट्रीब्यूट करती है? सेम अमाउंट। ठीक है, गवर्नमेंट भी इसमें सेम अमाउंट कंट्रीब्यूट करती है। क्लियर? तो गवर्नमेंट भी 30% डालती है, एम्प्लॉय भी 30% डालता है। एम्प्लॉय तो नहीं बोलना चाहिए, अग्निवीर बोलना चाहिए। गवर्नमेंट भी 30% डालती है, अग्निवीर भी 30% डालता है, दोनों 30% डालते हैं, ध्यान रखना सर। तो क्वांटम ऑफ डिडक्शन 80cch1 में एम्प्लॉय, 80cch2 में एम्प्लॉयर। यहां सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर होती है, इसको हम अग्निवीर बोलते हैं। ठीक है, हम इसको अग्निवीर बोलते हैं। क्लियर हुआ सबको? बैठे है दिमाग में? क्रिस्टल क्लियर है? तो 80cch2 115 BAC में सिर्फ यही मिलता है, 80cch2, और कुछ नहीं मिलता। क्लियर? याद रहेगा? ठीक है। फिर इन्होंने बोला सर एनी पेमेंट फ्रॉम द अग्निवीर कॉर्पस फंड टू अ पर्सन एनरोल्ड अंडर द अग्निपथ स्कीम और हिज नॉमिनी वुड बी एग्जेम्प्ट। ऑब्वियस सी बात है सर, इन फौजी लोगों के लिए उनको इस फंड से कुछ भी पैसा मिलता है तो एग्जेम्प्ट है, छोड़ दो उन्हें, उनके ऊपर टैक्स की बातें ना करो सर। ठीक। 80D ये बड़ा सिंपल है सर, पर इसमें कुछ बातें याद रखना है। इसको आप हेल्थ इंश्योरेंस बोल लो, मेडिकल बोल लो, आपको जो बोलना है बोल लो, पर इसमें कुछ बातें ध्यान रखना, ध्यान देना सर। मैं आपको समझाता हूं कहां कहां गड़बड़ हो रही है। सबसे पहला, आप प्रीमियम पे करते हो हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल के लिए, कैश में नहीं होना चाहिए सर। लाइफ इंश्योरेंस तो आपने सिखाया था कैश में हो सकता है, ये कैश में नहीं हो सकता, पहली बात ध्यान रखना। आप CGHS अकाउंट में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी करा सकते हो, कोई बात नहीं, बट सर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए मैक्सिमम 5000 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए सर। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप चाहो तो कैश में करा लो, चलेगा सर। ठीक है सर, अगर आप इंडिविजुअल है तो आप अपनी वाइफ और डिपेंडेंट बच्चा, LIC में डिपेंडेंट की बात ही नहीं थी भाई साहब, यहां डिपेंडेंट बच्चा लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना सर। सर अगर आपका HUF है तो फैमिली मेंबर, अगर आपकी एज 60 से बिलो है तो 25,000, और अगर आपकी एज 60 से अबव है तो 50,000। 60 या 60 से अबव है तो 50,000। अब अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए करवा रहे हो तो पेरेंट्स की अगर एज 60 से बिलो है तो 25, पेरेंट्स की एज 60 से अबव है तो सर क्या होगा? 50,000। क्लियर है सबको? बैठे है दिमाग में? अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट सबसे पहली चीज, स्टार करके ये पॉइंट लिखते जाना। 5,000 जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का है वो 25,000 और 50,000 की लिमिट में इंक्लूडेड होता है, अलग से एक्सेस में नहीं मिलेगा। स्टार करके लिखो। दूसरा, ये जो 5,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का मिलता है, मेरा और मेरे पेरेंट्स का मिला के 5,000 मिलता है। ठीक है। तीसरा, लिखो 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 सर, अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं करवाया पेरेंट्स का या अपना, तो आप मेडिकल एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हो, बट सर अभी भी लिमिट कितनी है? अगर 60 से अबव जाते तो 50,000 और 60 से बिलो है तो 25,000। क्लियर? चौथा, लिखो, ये सब पॉइंट स्टार करके लिखना है, मैं बता रहा हूं, मेरी बातें लिख लो भाई, क्वेश्चन बन जाएंगे, कहीं नहीं अटकोगे। चौथा, सर अगर आपने पापा लोग का, अपने पेरेंट्स लोग का मेडिकल इंश्योरेंस भी किया है और मेडिकल एक्सपेंडिचर भी कर रहे हो तो दोनों में से एक क्लेम कर सकते हो, दोनों क्लेम नहीं कर सकते। क्लियर हुआ?
ये जितनी बात बताया ना सर, ये बात लिख लो और फिर उसके बाद 80D के क्वेश्चन ना बने तो बता देना। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं आया आज तक, जितने पॉइंट मैंने बताया सब आ चुके, इससे ऊपर कुछ नहीं आया सर। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं सर। 80DD सर, ये कौन है सर? जब भी 80DD देखता हूँ ना सर, डिसेबिलिटी की बात सोचता हूँ सर। सर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिपेंडेंट हु इज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। याद रखना, पहला तो डिपेंडेंट और फिर डिसेबिलिटी, ठीक है। ये टफ नहीं है, ये इजी है, बहुत इजी है, एकदम डैम इजी है। पर इसमें कहाँ फंसते हैं? एक ही जगह फंसते हो सर, कि सर अगर आपकी डिसेबिलिटी जो है नॉर्मल वाली है तो 75,000, सीवियर डिसेबिलिटी 80% या उससे ज्यादा है तो 1,25,000। इसमें स्टार करके लिखो, इसमें लिखो स्टार करके कि सर चाहे आपने डिसेबिलिटी के नाम पे 1 रुपए भी खर्चा किया हो ना किया हो, आपको ये मिल जाएगा। लिखो लिखो सर, अगर आपने डिसेबिलिटी के नाम पे चाहे खर्चा किया हो ना किया हो, आपको ये मिल जाएगा 75,000 या 1,25,000 की डिडक्शन। खर्चा किया हो ना किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल हो तो स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल। ध्यान रखना डिपेंडेंट है ना, ध्यान रखना डिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर आपके डिपेंडेंट होना चाहिए, आप में डिपेंडेंट नहीं होंगे तो काम नहीं बनेगा सर। और अगर HUF है तो फैमिली मेंबर, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको फर्निश करना पड़ता है सर, ठीक है। अगर सर ऑन द डेथ ऑफ द डिपेंडेंट अगर अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है तो वो अमाउंट जो रिसीव हो रहा है वो टैक्सेबल होता है जिस साल रिसीव हो रहा है सर। क्लियर हुआ? बैठा दिमाग में? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है सर, अगर आपने 1 रुपए भी पैसा नहीं दिया है तो भी आपको ये डिडक्शन मिल जाती है। बाकी जगह तो ऐसा होता है पैसा डालोगे तो डिडक्शन मिलती है, यहाँ तो आप खर्चा ही ना करो तो भी मिल जाएगी सर डिडक्शन, ठीक है। 80DD ध्यान रखना सर। अगला है 80DD सर, ठीक है। 80DD सर, ये मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। ट्रीटमेंट किस चीज का सर? प्रिस्क्राइब डिजीज। सर एक आध तो प्रिस्क्राइब डिजीज बता दो। अरे भाई मलेरिया लिख ले, प्रिस्क्राइब डिजीज, क्योंकि एग्जाम में मलेरिया आया हुआ है सर। प्रिस्क्राइब डिजीज सर, अगर आप उनका ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो सरकार बोलती है रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF हो, मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हो प्रिस्क्राइब डिजीज का, आप डिडक्शन क्लेम कर लो। आप चाहो तो 40,000 ले लो, 1 लाख इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन ले लो, ये बात का ध्यान रखना। पर इसमें कुछ मस्त वाली बात है सर। मान लो आप 40,000 का खर्चा किया, 40,000 क्लेम करने जा रहे हो, और मान लो अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस किया हुआ था और वहां से आपको प्रिस्क्राइब डिजीज के लिए पैसा मिल जाता है, तो सरकार बोली कितना मिला मेडिकल वालों से? मैं बोला 20,000। सरकार बोली भैया डिडक्शन सिर्फ 20 की देंगे, क्योंकि तुम्हारे जेब से 40 गया था बट 20 तो तुम्हारे पास मेडिकल वालों से आ चुका है, तो जितना आ चुका है उतने की डिडक्शन ही देंगे, बैलेंस 20 की ही देंगे डिडक्शन। क्लियर हुई बात? बैठा दिमाग में? ध्यान रखना, बड़ी मजेदार बातें हैं ये। यही ट्रिकी पॉइंट है। मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए चार्ट्स वगैरह, ट्रिकी पॉइंट के चार्ट्स बनाऊंगा, पिछली बार भी बनाया था जनवरी वालों के लिए। ट्रिकी पॉइंट्स के हर चैप्टर के ट्रिकी पॉइंट्स के चार्ट्स बनाऊंगा और उन चार्ट्स के बेसिस में छोटी छोटी वीडियोस लेके आऊंगा ताकि एक स्टूडेंट ट्रिकी पॉइंट फिर मैराथन बना दूंगा उसका, ठीक है। बट ये थोड़ी दूर की दिल्ली, अभी रिविजन तो कर लो मेरे भाई। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हायर एजुकेशन बहुत सिंपल है, सेक्शन 80D में 80E में मिलता है सर, 100% मिल जाता है, 100%। इस पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है, इसको ऐसे ही याद रखना। इंडिविजुअल, स्पाउस और चिल्ड्रन कवर्ड है सर। 8 ईयर्स या फिर अंटिल इंटरेस्ट इज पेड, दोनों में विचएवर इज अर्लियर, मतलब मैक्सिमम 8 ईयर्स तक मिलता है आराम से। ये हायर एजुकेशन है ना, हायर एजुकेशन। अब इसमें कई बार एग्जाम में ना इंस्टीट्यूट पूछ देती है बीकॉम, ए भाई बीकॉम भी हायर एजुकेशन है, थोड़ा सा इज्जत कर लो बीकॉम की, बीकॉम भी एक हायर एजुकेशन है। 80EE मेरे हिसाब से बहुत पुराना हो गया सेक्शन, ठीक है आ सकता है बट बहुत पुराना हो गया ये सेक्शन सर। सर जहां पर अगर अपन ने कोई घर लिया है तो उस घर को लोन में लिया है तो उससे रिलेटेड हम इंटरेस्ट क्लेम करते हैं। पर याद रखना एक ही इंटरेस्ट का दो जगह मजे मत ले लेना, 24B IHP में और यहाँ एक साथ बेनिफिट नहीं ले सकते। अगर मान लो कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, उसका इंटरेस्ट आपने 2,50,000 पे किया है तो 2 लाख रुपीज IHP में क्लेम कर लेना, 50,000 यहाँ क्लेम कर लेना, प्रोवाइडेड आपका लोन सैंक्शन कब होना चाहिए सर? 16-17 के बीच में सैंक्शन है ना। डिसबर्समेंट से मेरे को कोई मतलब नहीं है, अभी बता रहा हूँ एग्जाम में आया हुआ है, डिसबर्समेंट से कोई मतलब नहीं है, सैंक्शन। सर लोन 35 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए और घर की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए,
ठीक है। और आप जिस दिन ये एक्सरसाइज कर रहे हो ऑप्शन, आपके पास पहले से कोई और घर नहीं होना चाहिए सर, यही एक लौता घर होना चाहिए सर आपके पास। डबल डिडक्शन आप नहीं ले सकते, ऑब्वियस सी बात है सर, दो जगह 50-50 हजार थोड़ी ले पाओगे सर। ATEEA ये भी इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है, बट ये बाद में आया था सर, तो ये आया 1/4/2019 से लेके 31 मार्च 2022 तक सर, प्रोवाइडेड आपकी घर की वैल्यू 45 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए सर, ठीक है। तो हम आपको इंटरेस्ट 1,50,000 देंगे, तो आप 24B में 2 लाख रुपीज ले लो सर, 80EEA में 1,50,000 ले लो, मतलब टोटल इंटरेस्ट 3.5 लाख रुपए क्लेम कर सकते हो, बट प्रोवाइडेड लोन सैंक्शन इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। और आप 80EE नहीं ले सकते, मतलब 80EE एक साथ नहीं ले पाओगे, दोनों में से एक ले पाओगे। क्लियर हुआ ये बात, बैठा दिमाग में। 80EE भी सर इलेक्ट्रिक व्हीकल, निकल गया टाइम, जितने लोगों ने ले लिया बढ़िया है सर। किसी ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया हो, लोन सैंक्शन कराया हो सर 1/4/2019 से लेके 31 मार्च 2023 तक, तो सरकार बोलती है इंटरेस्ट दे देंगे 1,50,000। ये मस्त था सर, आई बात समझ। डबल डिडक्शन तो आप ले भी नहीं सकते सर, डबल डिडक्शन आप नहीं ले सकते सर। क्लियर हुआ है सबको। अब आओ 80G में। देखो डोनेशन जो है ना, इसमें स्टूडेंट कई सारे फंसते हैं कि सर 80G में बहुत सारी डोनेशन है, बहुत सारी चीजें हैं, कितना याद रखें, कैसे याद रखें। मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ, समझो, इसको याद रखने का एक तरीका है। देखो पहले ना ऐसे समझो सर, 80G की डोनेशंस जो होती है उसको हम मेन 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट और विद क्वालिफाइंग लिमिट, ठीक है। विदाउट के अंदर 2 कैटेगरी है, 100% वाली, 50% वाली, और विद क्वालिफाइंग लिमिट के अंदर भी 2 कैटेगरी है सर, 100% एंड 50%, ठीक है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये वाली और ये वाली ये याद की जा सकती है, बहुत कम है, बहुत थोड़ी सी है सर। ये वाली के अंदर ना बहुत सारी है सर, और यहीं पर स्टूडेंट फंसता है। तो मैं आपको समझाता हूँ, देखो 80G मतलब डोनेशन, ठीक है, सब SSC को मिलता है, और जो 115 BSc लिए उनको नहीं मिलता, ठीक है। डोनेशन काइंड में नहीं होना चाहिए, पहली चीज। सर इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन आया है, एक बार आया है कि आपने फ्री फूड ना स्लम एरिया में प्रोवाइड किया था सर, तो क्या इसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी? नो, काइंड नॉट अलाउड, पहला ध्यान रखना। कैश डोनेशन 2,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना मिलेगा इसमें ना, देखो सबसे पहला क्वालिफाइंग लिमिट वाला, जिसके अंदर 100 और 50, इसको पहले पढ़ते हैं। सर क्वालिफाइंग लिमिट क्या होती है? सर क्वालिफाइंग लिमिट हमें निकालना पड़ता है, वो होती है 10% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम। सर टोटल इनकम तो सुने हैं, एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होती है? सर जो भी हम टोटल इनकम निकालते हैं उसमें 80G की डिडक्शन के अलावा बाकी सब डिडक्शन लेने के बाद जो हमारी इनकम आती है, दैट इज कॉल्ड एडजस्टेड टोटल इनकम। समझ आया? वापस रिपीट करता हूं सर, जो भी हमारी ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें बाकी सब डिडक्शन माइनस कर लो, अदर देन 80G, अदर देन 80G, 80G नहीं, क्योंकि 80G ही तो निकाल रहे हो सर, ठीक है। तो हमारी आती है एडजस्टेड टोटल इनकम, और एडजस्टेड टोटल इनकम जो आती है उसका 10% हमारा क्या होता है? क्वालिफाइंग लिमिट, ठीक है, उसका 10% हमारा क्वालिफाइंग लिमिट। तो एक बार क्वालिफाइंग लिमिट पता चल गई, उसके बाद क्वालिफाइंग लिमिट जितनी है उसका 100% मिल जाता है 2 चीजों में, प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग और इंडियन ओलंपिक। ओलंपिक वाला कंपनियों को मिलता है, सिर्फ कंपनी को मिलता है और किसी को नहीं मिलता। और 50% में आते हैं 4, चैरिटेबल पर्पस, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, हाउसिंग एकोमोडेशन फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट ऑफ सिटी, या प्रमोटिंग इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, ये 4। तो देखो ये 4 और ये 2, ये याद रखना आसान है, 100% में 2, 50% में 4। अब इसमें गलती कहाँ होती है?
ध्यान से सुनना सर, ध्यान से सुनना, गलतियां कहाँ कहाँ हो रही है स्टूडेंट से। पहला ये तो जो लिखा हुआ है ये तो सब स्टूडेंट को दिमाग में होना चाहिए कि सर इन सब इनकम से हमें डिडक्शन नहीं मिलती है, ठीक है। अब इधर ध्यान दो सर, इन 2 पॉइंट्स पे गलतियां कहाँ है। गलतियां ये है कि मान लो आपने क्वालिफाइंग लिमिट निकाली 20,000, ठीक है, सॉरी 1 0 ज्यादा हो गया, अबे 1 0 ज्यादा हो गया। मान लो आपने क्वालिफाइंग लिमिट निकाली 20,000 और आपने फैमिली प्लानिंग वाले में 10,000 डाला है सर, तो 10,000 को आपको डिडक्शन मिल जाएगी सर। बचा कितना? 10,000। अब ध्यान देना सर, मान लो आपने चैरिटेबल पर्पस में, प्लीज ध्यान देना सर, आपने चैरिटेबल पर्पस में 10,000 डाला है, तो कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ 10,000 माइनस कर देते हैं और क्या बोलते हैं, इनकम जीरो कर देते हैं, मतलब वो पूरी क्वालिफाइंग लिमिट यूज कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता। 50% लिखा हुआ है ना, तो 50% में आपको क्या करना पड़ता है, जितना आपने कंट्रीब्यूट किया है उसका 50% और जो आपके पास क्वालिफाइंग लिमिट बची है उसका 50%, दोनों में विच एवर इज लोअर जो होता है उतनी ही डिडक्शन मिलती है मैक्सिमम, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट करता है सर। तो सर हमारे पास क्वालिफाइंग लिमिट बची थी 10,000, उसका 50% कितना हो गया सर, 5,000। और सर 10,000 हमने जो चैरिटेबल पर्पस में डाला उसके मान लो 10,000 नहीं लेते, इसको अपन 15 ले लेते हैं ताकि अलग अलग अमाउंट हो जाए। तो 15,000 मैंने चैरिटेबल पर्पस में डाला, उसका 50% कितना हुआ, 7,500। दोनों में विच एवर इज लोअर कितना हुआ सर, 5,000। इतने की ही डिडक्शन मिलेगी सर। ये एक पॉइंट है जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं सर, बहुत सारे स्टूडेंट 50% वाले में, 100% वाले में कोई गड़बड़ नहीं करता। क्लियर हुआ? आ गया सर। ये सेकंड वाला तो बहुत इजी है सर, कि सर विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट है। विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट मतलब जितना आप डालोगे एटीजी में डिडक्शन मिल जाएगी। तो इसमें आप देखो 50% मिलता है इन प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, प्रधानमंत्री सूखा। मतलब सर मैं अगर मान लो 1,00,000 रुपए डालता हूं तो मुझे 50% की डिडक्शन मिल जाएगी सर। अगर मैं इसमें प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड में 1,00,000 रुपए डालता हूं तो मुझे 50,000 मिल जाएगा। क्लियर? फिर आता है सर लास्ट में 100% विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। इसके अंदर बहुत सारे बट कुछ इंपॉर्टेंट जो मेरे को लगे जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं वो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किए। इसके अलावा भी और है, नेशनल डिफेंस फंड, प्राइम मिनिस्टर पीएम केयर फंड है सर, स्वच्छ भारत, क्लीन गंगा, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, नेशनल चिल्ड्रन फंड, और ये ऐड हुआ था सर इसलिए मैंने इसको प्रोवाइड किया सर, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सब में अगर मैं पैसा डालता हूं तो जितना भी मैं पैसा डालूंगा 100% मिल जाएगा डिडक्शन। समझ आया? बैठा दिमाग में? देखो एटीजी में थोड़ा सा तो याद करने का बनता है, ऐसा नहीं है कि आप बिना याद किए ही बच जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आ जाओ अगला है एटी डबल जी। ये इसका यूज बहुत कम होता है एटी डबल जी का, बट ये आपको कैसे याद रखना होता है समझो सर। ये डिडक्शन उसको मिलती है सर जो एचआरए रिसीव नहीं कर रहा है सर। ऐसा कोई एम्प्लॉय है जो एचआरए रिसीव नहीं करता तो वो फिर सर एटी डबल जी में डिडक्शन ले सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ जो वो रेंट पे कर रहा है सर। वापस रिपीट करता हूँ, जो भी पर्सन एचआरए लेता है वो एटी डबल जी क्लेम नहीं करता। जो पर्सन एचआरए नहीं लेता वो एम्प्लॉय चाहे तो जो वो रेंट पे कर रहा है उससे रिलेटेड वो एटी डबल जी क्लेम कर सकता है। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट होता है, एग्जेम्प्ट नहीं डिडक्शन मिलती है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम, 25% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम, या 5,000। एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालेंगे सर? वही तरीका है, ग्रॉस टोटल इनकम माइनस अदर डिडक्शंस कर लो अदर देन एटी डबल जी, बाकी पूरी डिडक्शंस माइनस कर लो और सर डिडक्शन माइनस करने के बाद जो आएगा वो आएगा आपका एडजस्टेड टोटल इनकम। क्लियर? फिर जो एडजस्टेड टोटल इनकम आएगा उसमें ये आप कंप्यूट करेंगे सर। क्लियर? अगला एटी डबल जी, ये बहुत सिंपल है सर, ये बहुत सिंपल है सर कि आपने डोनेशन दिया है फॉर साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट। सिंपल, 100% अलाउड है, इसमें कोई रॉकेट साइंस याद नहीं रखना है, बस कैश डोनेशन नहीं होना चाहिए सर। ठीक है, कैश डोनेशन नहीं होना चाहिए, बस इतना याद रखना है एग्जाम में कि सर साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए अगर मैंने डोनेट किया 100% अलाउड है, बस कैश नहीं होना चाहिए। अगला एटी डबल जी बी, सर
अगर कोई कंपनी है जो पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रीब्यूट करती है तो 80GG बी में आती है। अगर वर्धमान सर करेंगे तो सर 80GG सी में आएंगे। पर याद रखना इन दो में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कैश 1 रुपए का भी नहीं होना चाहिए। कैश 1 रुपए का भी नहीं होना चाहिए। इस केस में कैश 1 रुपए का भी नहीं होना चाहिए। आपको 100% मिल जाएगा बट कैश 1 रुपए का भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है 80GG सर, क्या ये हमें 115 बीएससी में मिलता है? हाँ, ये मिलता है 115 बीएससी में। तो 80GG क्या है सर? एक ऑर्गेनाइजेशन जो न्यू एम्प्लॉयज को अपॉइंट करती है सर। क्या ये सबको मिल जाता है? नहीं सर, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जिनके ऊपर 44A भी अप्लाई होता है। सर 44A भी क्या होता है? टैक्स ऑडिट। जिनके ऊपर टैक्स ऑडिट का सेक्शन सप्लाई होता है, सरकार उन्हें ही ये देती है सर। तो बड़े बड़े लोगों को मिलता है जहां पर उन लोग बहुत सारे एम्प्लॉयज को अपॉइंट करते हैं सर। सर कितना मिलता है? 30% ऑफ द एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट इंकर्ड एंड फॉर 3 years, 3 साल के लिए मिलता है। 30% मिलता है सर। ठीक है, 3 साल मिलता है। पहले तो आप 30% निकालो, उस 30% को 3 साल में बांट दो। क्लियर? सर एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट क्या होता है? पहला तो क्वेश्चन यही आता है सर। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब सर आपके ऑर्गेनाइजेशन में नए एम्प्लॉयज आना चाहिए। मतलब सर मान लो पहले 100 एम्प्लॉय थे पिछले साल, इस साल भी 100 एम्प्लॉय है। पिछले साल 100 एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 थी, इस बार 100 एम्प्लॉय की सैलरी 12,000 है। सर क्या मिलेगा? नो सर, सैलरी इंक्रीज नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज होना चाहिए सर। हमें सैलरी इंक्रीज से कोई मतलब नहीं है सर। आई बात समझ? अगर एम्प्लॉय का इंक्रीज नहीं है तो नहीं मिलेगा। और अगर आप कैश में देते हैं सैलरीज तो सर तो भूल जाओ, फिर तो ये मिलना ही नहीं है सर। ठीक है, कैश नहीं होना चाहिए। ठीक है, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट अगर नया बिजनेस है तो वो उनका पहला साल ही होता है। जितने एम्प्लॉयज अपॉइंट होते हैं वही नंबर ऑफ इंक्रीज ऑफ एम्प्लॉयज माना जाता है सर। ठीक है, एडिशनल एम्प्लॉय मीन्स इन्होंने बोला सर कि टोटल इंक्रीज होना चाहिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में। मैंने भी आपको बताया सर, नंबर बढ़ना चाहिए। पिछली बार 100 एम्प्लॉयज थे तो इस बार 110 होना चाहिए। फिर इन्होंने बोला सर नंबर इंक्रीज होंगे बट इन एम्प्लॉयज को हम नंबर्स में काउंट नहीं करते। मैं बोला बताओ कौन? बोले ऐसे एम्प्लॉयज जिनका इमोल्यूमेंट्स 25,000 से ज्यादा होता है, पहला। दूसरा, ऐसा एम्प्लॉय जिसका एंटायर कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट दे रही है, पेंशन के दम पे जिंदगी काट रहा होगा। तीसरा, ऐसा एम्प्लॉयज जो लेस देन 240 डेज प्रीवियस ईयर में काम किया है। ठीक है, याद रखना। और या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अपीयरल, फुटवेयर, लेदर प्रोडक्ट है तो लेस देन 150 डेज काम किया है सर। ठीक है, तो इससे कम काम किया है तो वो एम्प्लॉय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज में काउंट नहीं होगा, उसकी डिडक्शन नहीं मिलती। एन एम्प्लॉय जो पार्टिसिपेट नहीं करता प्रोविडेंट फंड में, उसको बाहर कर दो सर। तो ये 4 टाइप के एम्प्लॉयज को हम काउंट नहीं करते हैं। ध्यान रखना, इन 4 टाइप के एम्प्लॉयज को हम काउंट नहीं करते। ठीक, इमोल्यूमेंट्स मीन्स क्या होता है? इमोल्यूमेंट इन्होंने बोला सर जो भी आप पैसा देते हो वो सब इमोल्यूमेंट में आता है बट क्या चीज नहीं आती है? पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड या एनी अदर फंड में जो आप पैसा पे कर रहे हो वो नहीं आता। या फिर आप उन्हें लमसम पेमेंट करते हो, रिटायरमेंट बेनिफिट, ग्रेच्युटी, रिट्रेंचमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट, लीव इनकैशमेंट, ये सब नहीं आता। लमसम पैसे नहीं आते हैं सर, और फंड वगैरह के पैसे नहीं आते। बेसिकली कैश वगैरह के जो पैसे होते हैं वही इमोल्यूमेंट्स में आते हैं सर। क्लियर हुआ? सर आपको अगर डिडक्शन क्लेम करना है तो एक बात ध्यान रखना, आपका बिजनेस स्प्लिटिंग अप या रिकंस्ट्रक्शन वाला नहीं होना चाहिए। एग्जिस्टिंग बिजनेस, नया बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, या पुराना बिजनेस हो तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज होना चाहिए सर। ठीक है, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए। और आपको सीए से सर्टिफिकेट चाहिए सर। टैक्स ऑडिट की बात है ना, तो सीए से सर्टिफिकेट भी लगेगा सर। समझ आया? क्लियर हुआ? बैठा दिमाग में? ठीक है, यहां पर जो लिखा हुआ है एक्सेप्ट इन द केस ऑफ सेक्शन 33B, 33B वो होता था सर जहां पर आपका बिजनेस कोई भी रीजन से खत्म हो चुका है, उसको आप रीस्टैब्लिश करते हो विद इन 3 years सर। ठीक है, इसके बाद कहानी आगे और बढ़ती है बट ये 80GG याद रखना, बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। इसमें जो मैंने आपको बातें बताई है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कई बार ये वाला पॉइंट में फंसा देते हैं कि सर ये बोला है 240 डेज इन अ प्रीवियस ईयर। अब एक एम्प्लॉय अगर जनवरी में अपॉइंट हुआ है तो
मार्च तक तो उसका 240 हो ही नहीं सकता। हाँ, आप निकाल लो, कैलकुलेट कर लो भाई, कैसे होगा? 3 ही महीना तो हुआ, 90 डेज ही तो होगा मैक्सिमम। पर वो एम्प्लॉय छोड़ा नहीं है, अगले साल भी काम कर रहा है। तो सरकार बोली अगर कोई एम्प्लॉय जनवरी में अपॉइंट हुआ है और वो अगले साल तक भी काम करता है और अगले साल का मिला के उसका 240 डेज हो जाता है, तो आपको पिछले साल डिडक्शन मिल जाएगी। समझ आया बात? वापस रिपीट करता हूँ, सॉरी सर। मान लो एक एम्प्लॉय है जो 1 जनवरी को अपॉइंट हुआ है, इसलिए आप लोग देखना, कोई भी कंपनी जब रिक्रूटमेंट करती है, इमरजेंसी में मैटर अलग है सर, कोई भी कंपनी रिक्रूटमेंट करती है तो वो जनरली मार्च अप्रैल में ही रिक्रूटमेंट करती है सर। मार्च में रिक्रूटमेंट निकालती है और फिर अप्रैल में उनको अपॉइंट करती है सर, क्योंकि दिक्कत यही है ना सर। अब होता ये, एक एम्प्लॉय अगर जनवरी में अपॉइंट हुआ है, ठीक है, तो सर इसका मार्च तक तो 240 डेज हो ही नहीं पाएगा। अब कंपनी इसका डिडक्शन नहीं ले पाएगी, तो कंपनी क्या करती है, फिर ही बोलती है भाई ये एम्प्लॉय जो था ये नेक्स्ट ईयर भी था, उसके नेक्स्ट ईयर भी था, ये जॉब नहीं छोड़ रहा, ये है हमारे पास। तो सरकार बोलती है अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि ये 1 जनवरी से लेके इस फाइनेंशियल ईयर का मिला के भी 240 डेज ये काम करता है, तो हम आपको इसकी डिडक्शन दे देंगे, तो हम आपको इसकी डिडक्शन दे देंगे, तो हम आपको इसकी डिडक्शन दे देंगे। किस साल देंगे सर? ऑब्वियस सी बात है सर, ये जनवरी में अपॉइंट हुआ है तो इसी साल दे देंगे डिडक्शन। आई बात समझ? क्लियर हुआ? बैठा दिमाग में? इसीलिए कोई भी कंपनी अगर एकदम इमरजेंसी रहे तभी जनवरी में अपॉइंट करती है, अदरवाइज नहीं करती सर जनवरी में अपॉइंट, क्योंकि कंपनीज को ही पता है अगर वो जनवरी में अपॉइंट करने जाएगी तो ये 240 डेज वाली दिक्कत आएगी सर। आई मेरी बात समझ? क्लियर हुई मेरी बात? ठीक है, चलो ये हमने पढ़ा, इसके आगे आओ सर। अगला सेक्शन है सर 80QQB। ये किससे रिलेटेड है सर? ये रॉयल्टी इनकम है सर। ठीक है, किससे मिलती है रॉयल्टी इनकम? बुक से सर, अदर देन टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक नहीं आती है सर, टेक्स्ट बुक जो स्कूल्स में मिलती है वो नहीं आती है सर। ठीक है, अदर देन टेक्स्ट बुक्स। ये देखो, बुक्स शैल नॉट इंक्लूड, नॉट इंक्लूड मतलब इनमें रॉयल्टी की डिडक्शन नहीं मिलेगी सर, इनमें रॉयल्टी की डिडक्शन नहीं मिलेगी। ब्रोशर्स, कमेंट्रीज, डायरीज, गाइड्स, जर्नल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, टेक्स्ट बुक फॉर स्कूल्स, ट्रेसेट्स एंड अदर पब्लिकेशंस ऑफ सिमिलर नेचर, इनमें रॉयल्टी की डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, सर एक बात बताओ, मान लो आपकी समरी बुक होती, ठीक है, मैं बोला है उसी से तो पढ़ रहे, बोले नहीं 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 आप बात नहीं समझ रहे सर। मान लो आप कल के दिन समरी बुक से रिलेटेड रॉयल्टी की इनकम कमाते, तो सर क्या करते? मैं बोला यार जितनी मैं रॉयल्टी की इनकम कमाता ना, पहले मैं उसको IUS में लेके जाता, क्योंकि ये मेरा बिजनेस नहीं है सर। बुक बुक बेचना ही मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा पढ़ाना मेन बिजनेस है, बुक बेचना है सेकेंडरी थिंग। तो सर मैं रॉयल्टी की इनकम पहले IUS में ले जाता, फिर उसके बाद आके डिडक्शन 80QQB में लेता। ये किसको मिलती है सर? रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है। सर कितना मिलती है सर? सर ये तो 100% मिलती है, मैक्सिमम 3 लाख रुपीज तक जाएगी सर। 100% बट मैक्सिमम 3 लाख रुपीज तक जाएगी सर। सर क्या इसमें कुछ बात याद रखनी पड़ती है? हाँ सर, क्या बात याद रखनी है सर? 100% ऑफ एलिजिबल इनकम और 3 लाख बोला है, दोनों में विच एवर इज लोअर। तो सर 100% ऑफ एलिजिबल इनकम, पहले तो एलिजिबल इनकम क्या होती है मेरे भाई? तो इन्होंने बोला सर एलिजिबल इनकम मतलब जो आप बिफोर अलाउिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस अलाउ करने के पहले जो आपकी इनकम बनती है, shall not exceed 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ द बुक सोल्ड। आप एग्जाम में जितने बार क्वेश्चन देखोगे हर बार 18% का आया है। ठीक है, फिगर तक याद हो गई है यार, वही आता है 2,88,000, ये 18 के बराबर था तो इसको 15 के बराबर लो। इतना तो भूल भी गया मैं, शायद 2,40,000 आता था। ये देख, वो देख
2,40,000 आता था, फिर उसमें वो देता था कि सर आपको 50,000 का एक्सपेंस हुआ, तो 50,000 का एक्सपेंस माइनस करते थे, 1,90,000 की, मतलब क्वेश्चन तक याद हो गया यार। वही एक ही रिपीटेड क्वेश्चन इंस्टीट्यूट बार 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 सेम फिगर के साथ पूछती है, तो फिगर के साथ ही याद हो गया। तो याद रखना सर, अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना सर, एलिजिबल इनकम। एलिजिबल इनकम कैसे निकालेंगे सर, हमें तो मैक्सिमम 50% ही अलाउड है सर। एलिजिबल इनकम 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ द बुक सोल्ड, ठीक है। हाउएवर द कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल वेयर द रॉयल्टी और कॉपीराइट फीस इज रिसीव्ड इन लमसम। अगर लमसम एक बार में पूरा पैसा मिलता है तो उस केस में 15% की कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, ध्यान रखना। 15% की कंडीशन तब अप्लाई होती है सर जब हमें लमसम नहीं, इंस्टॉलमेंट्स पे पैसे मिलते हैं, और जब लमसम पूरा एक बार में ही मिल जाता है तो फिर ये 15% की कंडीशन अप्लाई नहीं आती है। क्रिस्टल क्लियर। रॉयल्टी इनकम अर्न फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, बाहर से भी अगर आप रॉयल्टी कमा रहे हो, इंडिया के बाहर से भी अगर आप रॉयल्टी कमा रहे हो तो भी टैक्सेबल है। बस ये याद रखना कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में है, और पैसा जितना आरबीआई टाइम लिमिट बताई है वो भी 6 मंथ्स के अंदर आपका पैसा क्या आ जाना चाहिए, इंडिया आ जाना चाहिए। जितना आ जाएगा वही डिडक्शन पर्पस के लिए कंसिडर किया जाएगा, बाकी कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्लियर हुई बात। आओ सर अगला ATRRB। सर 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 प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना ना सर, कुछ बात सिखाना चाहता हूँ सर। पता है हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अगर हम रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो ATIA से लेके ATRRB तक क्लेम नहीं कर सकते डिडक्शन। RRB सर लास्ट सेक्शन में तक डिडक्शन नहीं कर सकते क्लेम, अगर रिटर्न फाइल नहीं किया तो, और रिटर्न फाइल नहीं भी किया तो भी नीचे वाले सेक्शन की डिडक्शन ले सकते हैं। अभी अपन पढ़ेंगे TTA TTB ATU, उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। छोटी बात है, बट इन केस अगर थोड़ा सा ट्रिकी पेपर बनाने का घुमाने गया तो याद रखना चाहिए। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो आओ, इसमें क्या बोल रहा है सर, ATRRB क्या है सर, रॉयल्टी इनकम ऑन पेटेंट्स है सर। इसमें भी सेम लिमिट है, सेम सेम 100% ऑफ एलिजिबल इनकम और 3 लाख सर। फॉरेन सोर्सेज से कमा रहा है तो 6 मंथ्स के अंदर पैसा आ जाना चाहिए। जितना पैसा इंडिया में 6 मंथ्स के अंदर आ गया वही पैसा डिडक्शन मिलेगा, उससे ज्यादा का डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्लियर। आओ ATTTA, ये बहुत सिंपल है पर इसमें बड़ी मजेदार कहानी है, मैं आपको समझाता हूँ। ATTTA क्या है सर, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट। अब ये सेविंग अकाउंट आपका कहाँ कहाँ हो सकता है, बैंक्स में हो सकता है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में हो सकता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहली चीज सर TTA किसको मिलता है सर, सर ऐसा कोई भी एसएससी जिसकी एज 60 से बिलो है, पहला केस। किसको मिलता है सर, इंडिविजुअल और HUF को मिलता है सर। सर यहाँ तो अब लिखो, स्टार करके नोट करो सर। ट्रिकी पॉइंट सर, क्या नॉन रेसिडेंट को ही मिलेगा? हाँ यहाँ पर रेसिडेंट थोड़ी मेंशन्ड है, ऐसा कहाँ लिखा है, रेसिडेंट लिखा हुआ दिखा क्या, नहीं है। तो सर ये किसी को ही मिलेगा, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट जो भी बोलना मिलेगा। बात समझ आई। अगला, अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ सर। मान लो अगर आपको पोस्ट ऑफिस, ठीक है, पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट मिलता है, और इंटरेस्ट मिलता है आपको 13,500। सर ये कैसा वैल्यू लिया, समझो तो सही। तो सर पोस्ट ऑफिस से जो सेविंग से मिलता है 3,500 तो एग्जेम्प्ट है सर, सेक्शन 1015। सर ये कहाँ पढ़े भाई, IOS में तो पढ़ाया, IOS में टिक कराया, और क्या करूं सर। 1015 में वहां पर एग्जिम्पशन, पहले कभी भी एग्जिम्पशन ली जाती है, ठीक है, पहले कभी भी एग्जिम्पशन ली जाती है, उसके बाद डिडक्शन ली जाती है। ये 10,000 बचा, फिर हम आके ATTTA में 10,000 की डिडक्शन ले लेंगे। ध्यान रखना, पहले एग्जिम्पशन फिर डिडक्शन, पहले एग्जिम्पशन फिर डिडक्शन, और ये 10,000 मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। क्लियर हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। आओ TTB किसके लिए सर, सर इन्होंने बोला TTB सीनियर सिटीजन्स के लिए सर, जिनकी एज 60 या उनके अबव है। यहां पर इन्होंने इंटरेस्ट की बात की है ऑन डिपॉजिट। यहां पर सेविंग, FD, रिकरिंग, जो डिपॉजिट बोलना है बोल लो भाई, मेरे को नहीं पता, कोई भी डिपॉजिट हो, हर डिपॉजिट से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कवर्ड है। इनके लिए लिमिट है सर 100% ऑफ इंटरेस्ट इनकम और 50,000, दोनों में विच एवर इज लोअर, मतलब मैक्सिमम कितना हो जाएगा 50,000।
क्लियर हुआ? सीनियर सिटीजन का समझ आया? आगे आओ सर। ATU, पर्सन विद डिसेबिलिटी। सर अगर आप डिसेबिलिटी वाले हो, मेडिकल अथॉरिटी से सर्टिफिकेट चाहिए सर। आपको 75,000 नॉर्मल डिसेबिलिटी, सीवियर डिसेबिलिटी के केस में 80% अगर रहेगा तो 1,25,000 तक का मिल जाएगा सर। सर्टिफिकेट देना पड़ेगा सर ATU के केस में। क्लियर हुआ? आओ सेक्शन 10AA सर। आहा सर SCZ। सर पहले ना मैं आपको इसके 3-4 ट्रिकी पॉइंट बताता हूँ, फिर पूरा SCZ भी पढ़ाऊंगा, वादा है मेरा। पर आप मेरी पहले कुछ बात सुनो ना, मजा आएगा ना, ध्यान से सुनना। पहला तो 115 BAC लेते हैं तो नहीं मिलता। क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है? ठीक है सर, डिडक्शन नहीं मिलती सर। SCZ की जो इनकम होती है, जो भी प्रॉफिट होता है SCZ से, इसको PGEP की इनकम दिखाई जाती है सर। क्रिस्टल क्लियर? सर SCZ ना हम नीचे जाके डिडक्शन में क्लेम करते हैं सर। क्रिस्टल क्लियर है? पक्का क्लियर है? सर अगर आप AMT कंप्यूट करते हैं, AMT निकालते हैं तो भी SCZ की डिडक्शन नहीं लेते हैं। क्लियर है सर? बैठा दिमाग में सर? ये सब कुछ बातें हैं यार, ये तो ध्यान रखनी पड़ेगी, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दे सकता मैं आपको, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा सर। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। SCZ हमेशा से इंपॉर्टेंट था सर। सेक्शन 10AA आता है सर SCZ के लिए सर। ठीक है, तो SCZ की एप्लीकेबिलिटी जो होती है सर, जो भी मैन्युफैक्चर ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, एनी आर्टिकल और थिंग, ठीक है, provide any services for the relevant to the assessment year 2067 or any subsequent assessment year but not later than assessment year 2021, तो प्रीवियस ईयर 1920। ठीक है, लास्ट इस ईयर तक SCZ की डिडक्शन मिलेगी, उसके बाद नहीं। तो कोई भी पर्सन इस ईयर के अंदर अगर SCZ डेवलप कर लिया तो उसे SCZ की डिडक्शन मिलेगी, इसके बाद नहीं मिलेगी। क्लियर? अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितनी है सर? फर्स्ट 5 years 100% ऑफ द एक्सपोर्ट बिजनेस। ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपोर्ट बिजनेस। ठीक, नेक्स्ट 5 years 50% और उसके नेक्स्ट 5 years लोअर ऑफ जितना भी 50% होता है, ये आप SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में जितना पैसा डालते हैं, दोनों में विचेवर इज लोअर तक का आपको डिडक्शन मिल जाता है सर। इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मेरे को लगता है कि आपको याद रखना चाहिए सर। ये पॉइंट्स आप रीड कर लो, इनमें इतना कुछ खास नहीं है, इसमें ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जितना एक्सपोर्ट प्रोसीड आप बाहर से एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट प्रोसीड आप 6 महीने के अंदर ले आओगे पैसा, उतना ही पैसा काउंट होगा आपके एग्रीगेट टर्नओवर में, उतना ही पैसे का डिडक्शन मिलेगा, उससे ज्यादा का नहीं मिलेगा। मतलब मान लो मैंने एक्सपोर्ट किया 20, अरे यार रेड पे रेड हो गया, सॉरी सर। मान लो मैंने एक्सपोर्ट किया 20 करोड़ का, बट बाहर से मैं 15 करोड़ ही लेके आ पाया हूँ, तो एक्सपोर्ट टर्नओवर में मेरा 15 करोड़ ही आ पाएगा। जितना एक्सपोर्ट प्रोसीड बाहर से आया है विद इन 6 मंथ, वही काउंट होता है। ध्यान रखना, ये पहली चीज ध्यान रखने वाली बात। बाकी ये फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है सर, एकदम सिंपल। जितना भी आपका प्रॉफिट है SEZ से इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर। ब्लंडर मिस्टेक बता रहा हूं, एक्सपोर्ट टर्नओवर में कुछ चीजें नहीं आती है, फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस और इंश्योरेंस। अब इसमें गड़बड़ कहाँ होती है सर? ज्यादातर वो एग्जाम में ना आपको फ्रेट देते हैं, ठीक है। तो अगर आप फ्रेट को एक्सपोर्ट टर्नओवर से हटा रहे हो, वेरी गुड, परफेक्ट, तो सही जा रहे हो। अरे मेरे भाई, टोटल टर्नओवर से भी तो हटाया कर। स्टूडेंट एक्सपोर्ट टर्नओवर से हटा रहे, टोटल टर्नओवर से हटाना ही भूल जा रहे। ब्लंडर मिस्टेक नहीं है बट हो जा रही है, छोटी सी मिस्टेक है, बट ये गड़बड़, आंसर गड़बड़ हो रहा है। एग्जाम में बहुत बार देखा मैंने, बहुत बार। एक क्वेश्चन तो बहुत पेटेंट है इंस्टीट्यूट का, जिसमें सर वो एक्सपोर्ट टर्नओवर 85, टोटल टर्नओवर सॉरी एक्सपोर्ट टर्नओवर 45, टोटल टर्नओवर 85, और जिसमें से आपको बोल देते हैं सर फ्रेट का खर्चा 5 लाख का था। तो स्टूडेंट बहुत सही करते हैं सर कि एक्सपोर्ट टर्नओवर से 5 हटाते हैं, इसको 40 ले लेते हैं और नीचे 85 ले लेते हैं। मेरे भाई, नीचे भी तो 5 हटा। जब तेरा एक्सपोर्ट टर्नओवर में 5 होगा तो टोटल टर्नओवर में 5 क्यों नहीं होगा?
आई बात समझ? बस ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो मैंने देखा है सर। बाकी ये सब पॉइंट आपको रीड करना है तो आप रीड कर सकते हो कि सर अगर मान लो कल के दिन ट्रांसफर करते हैं हम सर SEZ का बिजनेस, तो सरकार बोलती है आप अमेलगमेट हो रहे हो या डीमर्ज हो रहे हो, तो जितने साल आपने क्लेम किया बैलेंस ईयर सामने वाला क्लेम करता है सर। ठीक है। लॉसेज या अलाउंसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ, जैसे आप नॉर्मली लॉसेज और कैरी फॉरवर्ड करते हो लॉसेस या फिर अलाउंसेस, वैसे ही SEZ का भी कैरी फॉरवर्ड करना होता है। ठीक है। रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट से चाहिए सर। रिटर्न आपको ड्यू डेट के पहले फर्निश करना पड़ता है। नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD, ये ध्यान रखना सर। ठीक है। अगर 10AA ले रहे हो कोई बिजनेस से रिलेटेड, तो उसमें 35AD क्लेम मत कर लेना। मतलब एक ही बिजनेस का दो जगह मजे मत ले लेना। एक SEZ में ले लिए, एक 35AD में ले लिए, दोनों जगह मजे नहीं ले सकते आप। एक जगह एक टाइम पे एक जगह क्लेम करो सर, या तो 35AD में क्लेम कर लो या SEZ में क्लेम कर लो, नहीं तो आप सरकार को लूट दोगे, सरकार मर जाएगी बेचारी। ठीक है। इसके बाद ये सब पॉइंट्स दिए तो है मैंने, आप इसको चाहो तो रीड कर सकते हो। दिस आर नॉट एज इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम। पढ़ना है तो पढ़ना, नहीं तो छोड़ देना सर, चलेगा। समझ आया? ये मैंने आपका डिडक्शन पूरा कवर करा दिया। अब अपना क्या क्या बचा? एक सर रिटर्न बचा और एक TDS TCS बच गया सर। इसके बाद हमारा इनकम टैक्स वाला पार्ट पूरा कंप्लीट। मेरी जिम्मेदारी, मैं हर चीज खत्म करा दूंगा, वादा है मेरा। आपको इसकी टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ बैठ के प्रैक्टिस करना है। रिवाइज तो मैं करा रहा हूँ, प्रैक्टिस तो कर लो। अब प्रैक्टिस करोगे तो जितनी बातें सिखाता हूँ, छोटी छोटी चीजें सिखाता हूँ, वो प्रैक्टिस से ही कवर होगी सर। इसीलिए मेरा प्रैक्टिस बैच इंपॉर्टेंट है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे मेरे बैच से, कैसे सीखोगे इतनी सारी चीजें सर? आई होप मेरी बात समझ आ रही होगी। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना और साथ में बने रहो। टैक्स में तो यहाँ बवाल है इस चैनल पे। ठीक है, चलो, थैंक यू।